नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपनी एक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है कुछ नवीन प्रगतिशील। ये कहानी मैंने काफ़ी वर्ष पहले लिखी थी। अब यह कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कहानी मैंने आज से 20-25 साल पहले लिखी थी। तो उस वक्त बहुत सी समस्याएं थीं जो कि देश को बहुत परेशान कर रही थी। तो उन समस्याओं के हल का समाधान मैंने इस कहानी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। आज 2024 चल रहा है। कुछ समस्याएं हल हो गई हैं, लेकिन कुछ समस्याएं अभी हल नहीं हुई हैं। शीघ्र ही आशा की जा सकती है कि ये सारी समस्याएं जिनका वर्णन मैंने इस कहानी में किया है वो हल हो जाएंगी और भारत के लोगों को एक विकसित देश का आनंद मिलेगा। जैसे विकसित देशों में सब सुखी हैं, संपन्न हैं, वैसे ही भारत में भी सब सुखी और संपन्न हो जाएंगे। तो भाइयों और बंधुओं, मित्रों और बहनों, अब मैं आपके समक्ष अपनी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है कुछ नवीन प्रगतिशील। ये कहानी मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर है। जब आज से 20-25 साल पहले मैं एक कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। वो पार्टी बहुत ही अतिवादी विचारधारा को मानती थी। वो पार्टी रक्त क्रांति को मानती थी और वो पार्टी ये मानती थी कि जो भारत का उस वक्त का जो राज्य था, आज से 20-25 साल पहले, वो एक शोषणकारी संस्था है। जैसे कि मार्क्स ने कहा था कि राज्य एक शोषणकारी संस्था है। मार्क्स ने कहा था कि अब तक के इतिहास में राज्य ने एक शोषणकारी संस्था के रूप में कार्य किया है। तो आज से 20-25 साल पहले भी मार्क्सवादियों के अनुसार भारत में राज्य एक शोषणकारी संस्था था। पर आज 2024 में ये धारणा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य कायम है और ये लोक कल्याणकारी राज्य देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस लोक कल्याणकारी राज्य ने भारत को आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। ये सब देश हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, हमारे देश के नागरिकों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ ही वर्षों में भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो भाइयों और बंधुओं, मित्रों और बहनों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये कहानी लिखी थी आज से 20-25 साल पहले। और इस कहानी का शीर्षक है कुछ नवीन प्रगतिशील। अब ये कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है। जसमीत एक प्रगतिशील पार्टी के नेता थे। उनकी पार्टी का संगठन सारे देश में था। बहुत सी कंपनियों में उनकी पार्टी की ट्रेड यूनियनें भी थी। एक दिन जसमीत ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, जिसमें ज़्यादातर नए कार्यकर्ता शामिल थे जिन्हें प्रगतिशील विचारों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। फिर जसमीत ने उनसे प्रश्नवाचक चिन्ह में से संबोधन को बाहर निकालते हुए कहा, साथियों, हमारी पार्टी ने एक युवा संगठन बनाने का निर्णय किया है।
इसका नाम होगा नौजवान भारत सभा। इस संगठन का उद्देश्य होगा युवाओं में प्रगतिशील चेतना का विकास करना और शोषण के विरुद्ध युवाओं को संगठित करना। इसीलिए हमारी पार्टी ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में हमने आज के वर्तमान शासन की शोषणकारी प्रवृत्तियों को विस्तार से बताया है। इस पुस्तिका में हमने ये भी बताया है कि किस तरह वर्तमान शासक वर्ग सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण विवेकहीन तरीके से कर रहा है और बेरोजगारी को बढ़ा रहा है। जो उद्योग लाभ में चल रहे हैं उनका भी निजीकरण किया जा रहा है। किस तरह से भारतीय कृषि को नष्ट किया जा रहा है, किस तरह एक षड्यंत्र के तहत श्रमिकों के अधिकारों को कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है और किस तरह से स्त्री देह को एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करके बेचा जा रहा है। इसके बाद वे थोड़ी सांस लेकर पानी पीकर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से प्रगतिशीलता को बाहर निकालते हुए बोले, सरकार भ्रष्टाचार को रोकने का कोई भी व्यवहारिक प्रयास नहीं कर रही है। सरकार सांस्कृतिक प्रदूषण फैला रही है। इस प्रदूषण में फंसकर हमारा युवा वर्ग दिशाहीन हो रहा है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था हमारी समस्त बुराइयों की स्रोत है। यदि राजनीतिक व्यवस्था खराब है तो हमारा सारा समाज खराब हो जाता है। आज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ उपजाऊ भूमि की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश का किसान भूखा मर रहा है। तभी कुछ लोग उठे और प्रश्नवाचक चिन्ह में से जिज्ञासा को बाहर निकालते हुए बोले, विकास से हमारे देश को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। विकास से करोड़ों लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा। बेरोजगारी और निर्धनता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब लोगों को रोटी कपड़ा मकान पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो लोग अपराध नहीं करेंगे। विकास से वेश्यावृत्ति भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। हमारे देश में विश्व की सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। इतनी उपजाऊ भूमि विश्व में कहीं नहीं है। अगर हमारे देश की कृषि और उद्योग को विकसित किया जाए तो हमारा देश एक महाशक्ति बन सकता है। विकास से संपन्नता आएगी, संपन्नता से जागरूकता आएगी, जागरूकता से अपराधीकरण और भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। जागरूक लोग अपराधी नेताओं को वोट नहीं देंगे। इस तरह अपराधी नेता चुने नहीं जा सकेंगे। विकास से जातिवाद भी बहुत कम हो जाएगा। पिछले 70 सालों से हमारे देश में लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र ने सभी लोगों को राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी हद तक एक कर दिया है, पर लोग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक समान नहीं हो पाए हैं। विकास से लोग आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी हद तक एक समान हो जाएंगे। जब लोग आर्थिक दृष्टि से काफ़ी हद तक एक समान हो जाएंगे तब लोग सामाजिक दृष्टि से भी काफ़ी हद तक एक समान हो जाएंगे। इस तरह विकास से हम जातिवाद को बहुत हद तक नष्ट कर सकते हैं। फिर वे थोड़ा रुक कर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से जागरूकता को बाहर निकाल कर बोले, विकास जातिवाद को नष्ट करने का सबसे आधारभूत उपाय है। जातिवाद देश के विकास में बाधक है। जातिवाद से समाज कमज़ोर हो जाता है। जातिवाद से परतंत्रता बढ़ती है। जातिवाद समाज के लिए जहर के समान है। जातिवाद से आतंकवाद बढ़ता है। जातिवाद से अपराधीकरण और भ्रष्टाचार बढ़ता है। हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले सूचना का अधिकार विधेयक आया था। इस विधेयक से लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। सूचना का अधिकार विधेयक बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। वैसे सूचना के अधिकार के विधेयक को अभी और प्रभावशाली और व्यवहारिक बनाना है। भ्रष्टाचार
और अपराधीकरण को रोकने के लिए यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने के लिए और भी बहुत से उपाय करने होंगे, पर विकास से हमारे देश में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार को रोकने में सबसे ज़्यादा सहायता मिलेगी। तब वह थोड़ा रुक कर सांस लेकर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से विद्या को बाहर निकाल कर बोले, हमारी वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सड़ गई है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है। हमारे देश में स्वतंत्रता के 60 साल भी शिक्षा का बहुत कम प्रचार प्रसार हुआ है। इसके लिए परम भ्रष्ट नेता ही जिम्मेवार है। विकास से लोगों के अंदर शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव उत्पन्न होगा। विकास से संपन्नता बढ़ेगी, संपन्नता से जागरूकता बढ़ेगी, जागरूकता से शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। हमारे देश में अभी भी बहुत से योग्य लोगों का बहुत ज़्यादा अभाव है। करोड़ों लोग शिक्षा के महान ज्ञान से वंचित है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से हम बहुत से लोगों को महान वैज्ञानिक, महान लेखक, महान संगीतकार, महान कलाकार और महान विचारक बना सकते हैं। अभी भी हमारे देश में बहुत कम वैज्ञानिक हैं। पिछले 60 सालों में भारत में रहकर कोई भी वैज्ञानिक श्रेष्ठतम कार्य नहीं कर पाया है, कुछ अपवादों को छोड़कर। इसके लिए हमारे भ्रष्ट नेता ही जिम्मेवार हैं। पिछले 60 सालों में अपने देश में विज्ञान की कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हमने हासिल नहीं की है। तब वे थोड़ा रुक कर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से सलाह को बाहर निकाल कर बोले, शिक्षा की हमारे देश में कितनी दुर्गति हो चुकी है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं। अभी जितने स्कूल हैं उसकी तुलना में 10 गुना और स्कूलों की ज़रूरत है। जितने अध्यापक हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं जो कबाड़ी की दुकान की तरह लगते हैं। स्वतंत्रता के 60 साल बाद भी हमारे भ्रष्ट नेता शिक्षा जैसे मूलभूत विषय को भी ढंग से विकसित नहीं कर पाए हैं। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था दोष से मुक्त नहीं हो सकती है। कोई भी आर्थिक व्यवस्था दोष से मुक्त नहीं हो सकती है। भ्रष्टाचार और अपराध को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है। राजनीति के अपराधीकरण को तो पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, पर समाज से अपराधियों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कोई व्यवहारिक प्रयोग राष्ट्रीय पार्टियां नहीं कर रही हैं। लोगों की जागरूकता ही राजनीति के अपराधीकरण को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकती है। जिसे अच्छा बनना होता है वो बिना किसी के हाथ लगाए, बिना किसी सहायता के अच्छा बन जाता है। जिसे गंदा बनना होता है वह गंदा बनने के हजारों बहाने ढूंढ लेता है। फिर जसमीत एक गिलास पानी पीने के बाद और प्रश्नवाचक चिन्ह में से सार्थक वर्णन को बाहर निकाल कर बोले, हमारे नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश में विकास की जो क्रांति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। अगर हम विकसित देशों से अपनी तुलना करें तब हमें आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। हमारे देश में कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा है, पर कृषि उत्पादन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि विकसित देशों में कृषि के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए विकसित देशों का किसान भारत के किसान की तुलना में बहुत ज़्यादा खुशहाल है। हमारे देश के नेताओं ने जिस तरह से किसी भी समस्या के हल के लिए कोई भी व्यवहारिक नीति नहीं बनाई है, वैसे ही हमारे देश के नेताओं ने कृषि की भी दुर्गति कर दी है। जिन किसानों के पास पर्याप्त भूमि है वो भी सेना में सैनिक की नौकरी करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। हमारे देश में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार और अपराधीकरण है कि कृषि के विकास की जो भी योजनाएं हम बनाएंगे वो योजनाएं सफल ही नहीं हो सकती हैं। ब्लॉक स्तर पर कृषि और गांव के विकास के लिए जो पैसा आता है वह कहाँ जाता है, इसका लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। जब ब्लॉक स्तर पर इतना ज़्यादा गड़बड़ झाला है तब हम सोच सकते हैं कि जिला स्तर पर कितना बड़ा गड़बड़ झाला होगा। हमारी राजनीति और प्रशासन दोनों ही परम भ्रष्टाचार
और परम अपराधीकरण में डूब चुके थे। हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या करीब 30 करोड़ है, जबकि चीन में सिर्फ 3 करोड़ लोग ही गरीबी रेखा के नीचे है। इसका कारण है विकास का न होना। हमारे देश में ना तो औद्योगिक विकास ही ढंग से हुआ है और ना ही कृषि का ही ढंग से विकास हुआ है। रक्षा उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर नहीं है। 2014 के बाद भ्रष्टाचार और अपराधीकरण बहुत कम हुआ है। कुछ दिनों बाद भारत में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण बहुत कम हो जाएगा। हमारे देश में ना तो लड़ाकू हवाई जहाज बनाए जाते हैं और ना ही अन्य तरह के हवाई जहाज बनाए जाते हैं। इस तरह सेना के लिए ज़रूरी लगभग हर उपकरण हम बाहर से मंगाते हैं। अमेरिका की आबादी लगभग 32 करोड़ है। हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। आज अमेरिका एक विकसित देश है, जबकि हमारा देश आज़ादी के 70 साल बाद भी एक विकासशील देश है। अगर हमारे देश में लड़ाकू जहाज़ों और इन तरह के हवाई जहाज़ों का निर्माण होने लगे तो हमारे देश के लाखों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। इस तरह से सेना के लिए अन्य उपकरण भी हमारे देश में ही बनने लगे तो और भी लाखों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। सिर्फ रक्षा उत्पादन में ही आत्मनिर्भरता से करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इसी तरह अन्य बहुत से उपकरण और उत्पाद को हम विदेशों से मंगाते हैं, जो सेना के लिए नहीं होते हैं। इस प्रकार अगर सभी तरह के उपकरण और उत्पाद हमारे देश में ही बनने लगें तो बेरोजगारी की समस्या लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तब वह थोड़ा सा रुक कर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से सार्थक विमर्श को बाहर निकाल कर बोले, हमारे देश में लगभग 25 करोड़ लोग हर दिन भूखे पेट सोते हैं। लगभग 17 करोड़ भारतीय पीने के साफ पानी से वंचित है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय मात्र 440 अमेरिकी डॉलर है। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवा क्षेत्र के विश्व व्यापार में भारत का योगदान मात्र 2.5% है। 7 भारतीय महिलाओं में से 6 अशिक्षित है। लगभग 29.3 करोड़ लोगों की सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं तक भी पहुंच नहीं है। लगभग 5.7 करोड़ भारतीय बच्चे कुपोषित हैं। लगभग 13 करोड़ भारतीय बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि हमारे देश में कितना पिछड़ापन, गरीबी और बेरोजगारी है। कृषि के क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। हमारे देश में औद्योगिकरण नहीं हुआ है पर्याप्त मात्रा में, इसीलिए हमारा देश विकसित देश नहीं बन पाया है। बिहार जैसे राज्यों में तो बिल्कुल ही औद्योगिकरण नहीं हुआ है। जो लोग कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी आदिम तरीके से खेती करते हैं, जिसमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है। फिर जसमीत अपने गले को सहलाते हुए और प्रश्नवाचक चिन्ह में से प्रगतिशीलता को बाहर निकाल कर बोले, हमारी न्याय व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण है। हत्या, भ्रष्टाचार और बलात्कार से संबंधित मुकदमे लगभग 30 सालों तक चलते हैं। इसीलिए अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद होते जा रहे हैं और इसीलिए राजनीति में अपराधियों की भरमार हो गई थी। हमारे देश में जजों की संख्या बहुत कम है। हमारे देश में न्यायालयों में की संख्या बहुत कम है। इसलिए गंभीर अपराध से संबंधित मुकदमे लगभग 30 सालों से भी ज़्यादा समय तक चलते हैं। हमें जल्दी से जल्दी जजों की आवश्यकता अनुसार नियुक्तियां करनी होगी। न्यायालयों की संख्या को भी आवश्यकता अनुसार करना होगा। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को जल्दी और कठोरतम सज़ा देनी होगी। तभी भ्रष्टाचार, अपराध और शोषण का अंत होगा। हमारे देश के कई प्रदेशों में हर साल भयानक बाढ़ आती है। हमारे देश में कई प्रदेशों में हर साल सूखा पड़ता है। स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी हमारे देश के निकम्मे नेता इस समस्या को हल नहीं कर पाए हैं। इस समस्या का हल है नदियों को आपस में जोड़ देना और उचित जल प्रबंधन करना। हमारे देश की चुनाव व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण है। चुनाव में
बाहुबल और शराब का खूब प्रयोग होता है। हमारे देश में राजनीति एक अत्यंत घिनौना व्यापार बन गई थी। कुछ समय पहले यानी कि 2014 से पहले राजनीति का सत्य था सत्ता से पैसा और पैसे से सत्य। 2014 से पहले कि राजनेता का उद्देश्य होता था कि राजनीति में पैसा लगाओ फिर कई गुना मुनाफा कमाओ। 2014 से पहले राजनीति से जन कल्याण एकदम गायब हो चुका था। तब जसमीत थोड़ा रुककर कुछ सोचकर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से आशा को बाहर निकालकर बोले, हमारी वर्तमान चुनाव व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण है। इस चुनाव व्यवस्था में कई बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। हमें वर्तमान चुनाव व्यवस्था को बदलना होगा। हमें एक ऐसी चुनाव व्यवस्था को अपनाना होगा जिससे खंडित जनादेश की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। इसके लिए हमें 2 बार चुनाव करने पड़ेंगे। पहली बार जितने चाहे उतने उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, पर दूसरी बार प्रथम और द्वितीय स्थान पर आए उम्मीदवार को चुनाव लड़ना चाहिए। इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, पर वर्तमान चुनाव व्यवस्था से बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह की चुनाव व्यवस्था में जातिवाद को भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। हमारी वर्तमान चुनाव व्यवस्था में जातिवाद को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। 2 बार चुनाव होने से प्रगतिशील विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत का लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। राजनीतिक पार्टियों को राज्य की तरफ से पैसे मिलने चाहिए। अगर राजनीतिक पार्टियों को पूंजीपति पैसे देगा तो वह सरकार पर अपना दबाव जरूर डालेगा। कुछ समय पहले यानी कि 2014 से पहले राष्ट्रीय पार्टियां पूंजीपतियों से पैसे लेती थी, जो कि पूंजीपतियों का काला धन होता था। क्षेत्रीय पार्टियां भ्रष्टाचार के द्वारा पैसा इकट्ठा करती थीं। इस तरह से भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता था। अगर राजनीतिक पार्टियों को राज्य की तरफ से पैसे मिलेंगे तो राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र होकर काम करेंगी। इससे जन कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। भारत का किसान बहुत मेहनती है, किसान का भला कैसे होगा। खेती का आधुनिकीकरण तो बहुत ज़रूरी है। भारत की खेती का अधिकरण नहीं हुआ है। भारत के किसानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, इसीलिए भारत का किसान बहुत पिछड़ा हुआ है। पर 2014 के बाद सरकार ने किसानों की जागृति के लिए बहुत प्रयास किए हैं। आज भी सरकार किसानों की भलाई के लिए जी जान से लगी हुई है। अगर भारत का तीव्र गति से विकास करना है तो हमें कृषि और उद्योगों का श्रेष्ठ तरीके से विकास करना होगा। खेती के क्षेत्र में बहुत अधिक लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए भारत पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय हैं भारत का विकसित देशों की तरह से औद्योगिकीकरण किया जाए, तभी भारत की गरीबी दूर हो सकती है। विकसित देशों में राजनीतिक पार्टियां पूंजीपतियों के सफ़ेद धन से अपनी राजनीति करती हैं। बहुत कम परिस्थितियों में विकसित देशों में राजनीतिक पूंजीपतियों से काला धन लेते हैं, इसलिए वहाँ की राजनीति भारत की तुलना में अलग तरह से कार्य करती है। जो भी नेता चुनावों के वक्त धनबल, बाहुबल और शराब का प्रयोग करे तो उसकी उम्मीदवारी ख़त्म कर देनी चाहिए और उसे कठोरतम सज़ा देनी चाहिए। इस व्यवस्था से चुनाव में भ्रष्टाचार काफ़ी कम हो जाएगा। इस तरह इस समय चुनाव में धनबल, बाहुबल और शराब का बहुत अधिक प्रयोग होता है। विधायक और सांसद के फंड का मूल्यांकन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से कराया जाना चाहिए। इससे विधायक और सांसद अपने फंड का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। 2014 से पहले विधायक और सांसद अपने फंड का बहुत दुरुपयोग कर रहे थे। हमें शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहिए। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था एकदम बर्बाद हो गई थी। हर 6 महीने में हर अध्यापक के अध्यापन कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए। जो भी अध्यापक ढंग से कार्य न करे तो उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे देश के ज़्यादातर अध्यापक
स्कूलों में ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। इसीलिए हमारा देश विज्ञान, गणित और अन्य विषयों में बहुत पीछे चला गया था। चुनाव के खर्च को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। इससे राजनीति के भ्रष्टाचार को नष्ट करने में बहुत सहायता मिलेगी। भारत के किसान अति परिश्रमी है। वो बहुत मेहनत से फसल उगाते हैं, पर उन्हें मिलता कुछ नहीं है। कृषि को बहुत विकसित किया जा सकता है, पर स्वतंत्रता के बाद कृषि पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। सरकार को किसानों के लिए उचित बाजार विकसित करना चाहिए। 2014 से पहले कुछ भ्रष्ट बिचौलिए किसानों की उपज को हड़प जाते थे और किसानों को कुछ भी नहीं मिलता था। बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। 2014 से पहले भूमाफियाओं ने ज़मीन की कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। सरकार को भूमाफियाओं को सख्त सज़ा देनी चाहिए। ज़मीन की कीमत को सरकार को बाज़ार के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार को ज़मीन की कीमतों को अपने नियंत्रण में ले आना चाहिए। जो परम भ्रष्ट नेता होते हैं वही भूमाफिया बन जाते हैं या वो भूमाफियाओं से मिल जाते हैं। फिर जसमीत अपने गले को सहलाते हुए और प्रश्नवाचक चिन्ह में से निर्णायक परिवर्तन को बाहर निकाल कर बोले, ग्राम सभा, ब्लॉक और जिले की आर्थिक व्यवस्था का मूल्यांकन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से कराया जाना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार रुके और विकास की रफ्तार तेज हो। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होना चाहिए। अप्रत्यक्ष मतदान से भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भ्रष्ट नेताओं से मिलकर जिले के सारे विकास को ठप कर देते हैं। इससे जिले के लोग विकास से वंचित रह जाते हैं। आईएएस और आईपीएस अफसरों को साइड बिजनेस करने की मनाही होनी चाहिए। सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने की मनाही होनी चाहिए। इससे भी भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। ठेले पर सब्जी बेचने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को और गांव में काम करने वाले कृषि श्रमिकों को विकास का लाभ मिलना चाहिए। जो भी विधायक, सांसद, राजनीतिक नेता और सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे 20 साल की कैद होनी चाहिए और उसकी समस्त संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। तब वो थोड़ी सी सांस लेकर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से निर्णायक ज्ञान को बाहर निकाल कर बोले, इस वक्त जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है वह बहुत ही दोषपूर्ण है। इस समय 5000 से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में व्यापार कर रही हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अकूत मुनाफा कमा रही हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सारा मुनाफा अपने देश में ले जा रही हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना तो रोज़गार को बढ़ा रही हैं और ना ही देश को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बना रही हैं। हमें ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना आधा मुनाफा केंद्र सरकार को दे दें। इससे आर्थिक दृष्टि से हमारा देश बहुत सशक्त हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जहां बहुत ज़रूरी हो वहीं पर व्यापार करने देना चाहिए। इससे हमारे देश हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी उद्योगों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमारे देश का विकास होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश को बर्बाद कर देंगी। सरकार को किसानों को निर्यात की सुविधा देनी चाहिए। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे देश में सहकारिता का विकास नहीं हुआ है। बिना सहकारिता के किसानों का भला नहीं हो सकता है। बिना सहकारिता के किसानों को निर्यात का भरपूर फ़ायदा नहीं हो सकता है। अधिकांश किसानों को निर्यात की जानकारी नहीं है। हमारे देश के किसान बहुत ही अज्ञानी थे। इसी अज्ञान के कारण किसान गरीब थे। अगर किसानों के अज्ञान को हटा दिया जाए तो किसानों की गरीबी खत्म हो जाएगी। हमारे देश में कृषि विज्ञान केंद्रों ने ढंग से काम नहीं किया था। खादी ग्राम उद्योग ने भी ढंग से काम नहीं किया था। सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय ने भी ढंग से काम नहीं किया था।
इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि किसानों के लिए अभिशाप बन गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भयानक बेरोजगारी फैली हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र के किसान सरकार के इन संस्थानों के बारे में जानते तक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भयानक निराशा फैली हुई थी। छोटे और लघु किसानों को हर महीने 10,000 रुपये मिलने चाहिए ताकि उनका सशक्तिकरण किया जा सके। किसानों की हालत बहुत ख़राब है। अगर किसानों को हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। छोटे और लघु किसानों को आधुनिक तकनीक से परिचय कराना जाए ताकि वो परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपनाएं। जब किसान आधुनिक खेती में सफल हो जाएं तब उन्हें 10,000 रुपये न दिए जाएं। फिर वो थोड़ा रुककर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से परम ज्योति को बाहर निकाल कर बोले, गरीबी का बहुत बड़ा कारण काला धन है। विदेशों में जो काला धन है वो बहुत ज़्यादा है। देश के अंदर विदेशों से भी ज़्यादा काला धन है। अगर ये काला धन हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ जाए तो हमारे देश की गरीबी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तब हमारी सारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। तब हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर पर्याप्त पैसा खर्च कर सकते हैं। काला धन देश के लिए बहुत ही विनाशकारी है। काले धन के कारण गरीब और गरीब बन जाता है तथा अमीर और अधिक अमीर बन जाता है। काले धन के कारण ज़मीन, आवश्यक वस्तुओं और घरों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसलिए काले धन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। काले धन के स्वामियों को कम से कम 20 साल की सज़ा दी जानी चाहिए। यदि काले धन के स्वामियों को हम सख्त सज़ा देंगे तो काला धन काफ़ी कम हो जाएगा। नोटबंदी से काले धन पर काफ़ी नियंत्रण आया है, पर जो काला धन शेयर बाज़ार में निवेश किया गया है, जो काला धन सोने में बदल लिया गया है और जो काला धन गैर कानूनी भूमि खरीदने में लगा दिया गया है, उसे नोटबंदी से नहीं पकड़ा जा सका है। विदेशों में जो काला धन जमा है वह भी नोटबंदी से नहीं पकड़ा जा सका है। जीएसटी लागू होने के बाद हमारी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी साफ सुथरी हो गई है। काले धन को रोकने के लिए हमें और भी बहुत से कदम उठाने होंगे। चीन ने भारत की बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध पर चीन ने कई बार अड़ंगा लगाया है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार मानता है। चीन भारत का मित्र नहीं है। चीन भारत को हमेशा परेशान करता है। चीन से होने वाले आयात पर हमें प्रतिबंध लगा देने चाहिए। इसके लिए हम चाहें तो WTO की संधि को तोड़ना भी पड़े तो कोई बात नहीं होगी। हमें चीन से अपने सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। पाकिस्तान से भी हमें अपने सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने आतंकवादी उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था, उसी तरह भारत को भी पाकिस्तान में घुसकर वहाँ सक्रिय आतंकवादियों को मार डालना चाहिए। तब वो थोड़ा सा सांस लेकर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से आशा ज्योति को बाहर निकाल कर बोले, हमें वर्षा जल का उपयोग कृषि और अन्य कार्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि भूमिगत जल के उपयोग से कुएं और नदियां सूख जाती हैं। भूमिगत जल का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। विकास से हमारे देश को बहुमुखी लाभ होगा। हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी है। एक नौकरी के लिए लाखों लोग प्रतियोगिता करते हैं। इसीलिए हमारे देश में लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। विकास से लोग कम वेतन पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि तब लोगों के पास जीने का कुछ आधार हो जाएगा। इसीलिए लोगों का शोषण रुक जाएगा। विकास से लोगों में संपन्नता और जागरूकता आएगी। इससे समाज का सौंदर्य बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर घटिया फिल्में, घटिया टीवी सीरियल, घटिया संगीत और तमाम अश्लील विचार बहुत कम हो जाएंगे। हमारे देश में विश्व की सबसे ज़्यादा वेश्याएँ हैं। विकास से वेश्यावृत्ति पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रख सकते हैं। जब समाज में खुशहाली आती है तब लोगों में
मानसिक तनाव बहुत कम हो जाता है। इसलिए समाज के अंदर श्रेष्ठता का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है। हमारे देश में कैबरे डांस आदि कई तरह के अश्लील क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा थे। इन अश्लील क्रियाकलापों को भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर और माफिया फैलाते हैं। फिर जसमीत थोड़ा सा रुक कर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से सत्य के संगीत को बाहर निकाल कर बोले, हमारे देश में आज भी बहुत ज़्यादा जातिवाद है। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को फाड़ खाने को आमादा है। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से शादी नहीं करते हैं। वैसे स्वतंत्रता के बाद जातिवाद बहुत कम हुआ है, पर अभी लोग विकास के आधार पर वोट नहीं डालते हैं। आज भी एक सवर्ण बहुल ग्रामीण इलाके से एक दलित जाति का व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी प्रगतिशील और ईमानदार क्यों न हो। जातिवाद के कारण समाज इतने टुकड़ों में बंट जाता है कि हम उसकी गिनती हज़ारों में कर सकते हैं। इस वक्त ग्रामीण समाज में यह हालत है कि हर जाति दूसरी जाति को अपमानित और परेशान करने में आनंदित महसूस करती है। हमारे देश में जातिवादी वैमनस्य के कारण हर समस्या महत्वहीन हो जाती है। इसीलिए हमारे देश में परम भ्रष्ट और परम अपराधी नेता चुनाव जीत जाते हैं। जीत जाने के बाद परम भ्रष्ट नेता और परम अपराधी नेता हर विकृति परम अवस्था में फैलाते हैं। इसी जातिवाद के कारण हमारे देश में ऐसे ऐसे कानून बन जाते हैं जो देश को बर्बाद करते हैं। हमारे देश के ज़्यादातर लोग परम पिछड़े हैं। विकास से लोगों का समस्त पिछड़ापन काफ़ी हद तक दूर हो सकता है, क्योंकि विकास समाज की जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसीलिए विकास से बहुत से विनाशकारी कानूनों को ख़त्म किया जा सकता है। विकास से सभी जातियाँ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी हद तक एक समान हो जाएंगी। इसीलिए इससे अंतर्जातीय विवाह भी होने लगेंगे। जातिवाद परम पिछड़े समाज में ही फैलता है। जितना समाज पिछड़ा होता है उतना उसमें जातिवाद होता है। हमें जाति सूचक शब्दों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऊंची जाति के लोग अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। राजाओं और नवाबों की संपत्ति को हमें जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि राजाओं और नवाबों ने शोषण के द्वारा सारी संपत्ति बटोरी थी और उस संपत्ति को ज़रूरतमंद लोगों को में बांट देना चाहिए। तब जसमीत थोड़ा सा रुक कर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से फूलों के संगीत को बाहर निकालते हुए बोले, हमारे देश के बहुत से इलाकों में नक्सलवाद की समस्या बढ़ती चली जा रही है। नक्सलवाद की समस्या को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका विकास ही है। जैसे ही हम किसी नक्सलवाद प्रभावित इलाके में विकास करेंगे, वैसे ही वहाँ से तुरंत नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा। हमारे देश में बहुत से किसानों को आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करनी पड़ती है। सरकार की आर्थिक और कृषि नीति किसानों और मजदूरों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रही है, लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी आर्थिक और कृषि नीति किसानों और मजदूर विरोधी है। हमारे देश में कृषि के विकास की संभावना बहुत ज़्यादा है। जब हमारे देश में कृषि और उद्योगों का सही तालमेल होगा, तभी देश का वास्तविक विकास होगा। फिर वह अपने गले को सहलाते हुए और प्रश्नवाचक चिन्ह में से जीवन के संगीत को बाहर निकालते हुए बोले, हमारे देश के सभी प्रमुख नगरों में झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। जिस तेज़ी से ये झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ रही हैं, उससे आने वाले समय में शहरी जीवन को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये झुग्गी झोपड़ियाँ विकृति का केंद्र बन गई हैं। हर शहर में भूमाफिया तेज़ी से फैल रहे हैं। ये भूमाफिया ज़मीनों की कीमतों को कृत्रिम तरीके से बढ़ा रहे हैं। विकास से झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जब लोगों के पास रहने और खाने को पर्याप्त व्यवस्था होगी, तब लोग शहरों में क्यों आएंगे। हर ज़िलों में अनेकों तरह के माफिया पैदा हो गए हैं, जैसे भूमाफिया, शराब माफिया, गुंडा माफिया आदि। ये सारे माफिया विकास के द्वारा बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि विकास से समाज की जागरूकता बहुत बढ़ जाती है।
ये जागरूकता माफियाओं की ताकत को बहुत कम कर देती है। तब वे पानी पीकर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से जागृति के संगीत को बाहर निकालते हुए बोले, कश्मीर में जारी आतंकवाद को हम विकास के द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि विकास से देश प्रेम बढ़ता है और देश प्रेम से अलगाववाद खत्म हो जाता है। विकास ही भारत की सभी समस्याओं के हल का सबसे बढ़िया तरीका है। तो वे पानी पीकर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से गीतों की ज्योति को बाहर निकालते हुए बोले, इस व्यवस्था में भी कुछ लोग अपनी मेहनत और लगन से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हम लोग कला, साहित्य, संगीत और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले को महत्व देते हैं। हम ये भी मानते हैं कोई भी समाज इन सब विषयों के बगैर नहीं रह सकता है। हम लोग फूहड़ मार्क्सवाद और हास्यास्पद प्रगतिशीलता को नहीं मानते हैं। हम बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय में विश्वास करते हैं। देश की ज़्यादातर आबादी अत्यंत बदहाली का जीवन बिता रही है। हमें ऐसी राय व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें सभी लोग खुशहाल हो सकें। ज़्यादातर प्रभावशाली पार्टियां जनता की समस्याओं को हल करने के प्रति गंभीर नहीं है। ज़्यादातर प्रभावशाली पार्टियां स्वयं गुंडों को और माफियाओं को पैदा कर रही हैं। ज़्यादातर मंत्री लोग स्वयं समस्त बुराइयों से घिरे हुए हैं। कुछ समय पहले यानी कि 2014 से पहले राजनीति अत्यंत लाभदायक व्यापार बन गई थी। 2014 से पहले भ्रष्ट नेताओं के कारण भारत का अधिकांश समाज परम निर्धनता का जीवन बिता रहा था। इसी भ्रष्टाचार के कारण भारत के अधिकांश लोग परम नरक में जी रहे थे। 2014 से पहले भारतीय समाज में परम जातिवाद, परम बेरोजगारी, परम अशिक्षा, परम असुरक्षा, परम क्षेत्रवाद और परम निर्धनता फैली हुई थी। अभी भी सारी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप सभी लोगों को अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ना है। आप जहाँ भी काम करते हो, जहाँ भी रहते हो, सब जगह से जितना भी हो सके उतने लोगों को अपने साथ जोड़कर नौजवान भारत सभा का सदस्य बनाना है। इस संगठन की स्थापना कुछ ही दिनों में गांधी पीस फाउंडेशन में होगी। आप सभी को अपने नए साथियों को लेकर सही तारीख को सही जगह पर पहुंचना है। फिर जसमीत चुप हो गए। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। अगले दिन सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नौजवान भारत सभा के लिए सदस्य बनाने शुरू किए। पूरे 2 महीने तक के लिए सभी कार्यकर्ता सदस्य बनाते रहे। ठीक दिन और उचित समय पर सभी कार्यकर्ता नए सदस्यों के साथ गांधी पीस फाउंडेशन में पहुंच गए। एक विशाल हॉल में सभी लोग बैठ गए। मंच पर करीब 25 लोग बैठे थे। सबसे पहले कॉमरेड जसमीत ने माइक संभाला और प्रश्नवाचक चिन्ह में से मानवता के संगीत को बाहर निकालते हुए बोले, साथियों, आज ही के दिन अमर शहीद भगत सिंह ने वर्षों पहले नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने कहा था कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे पर उनकी जगह पर काले अंग्रेज आ जाएंगे। आज उदारीकरण की नीति के कारण सारी जनता परेशान है। शासक वर्ग जनता का ध्यान मूल समस्याओं से दूर करने के लिए कभी कृत्रिम धर्मनिरपेक्षता तो कभी जातिवाद का मुद्दा उछालता है। आज जनता को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो जनता को शोषण से मुक्ति दिला सके। हमें अपने संगठन का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर करना है। आज नौजवान भारत सभा की स्थापना सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रही है, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी आज के दिन अपने अपने क्षेत्रों में नौजवान भारत सभा का गठन कर रहे हैं। आज जो नए साथी यहाँ आए हैं वो हमारे सिद्धांतों को समझें और हमारे उद्देश्यों को समझें। इसलिए हमने एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इसमें सारी बातें विस्तार से लिखी गई हैं। आप इस पुस्तिका को पढ़ें और जो बातें आपकी समझ में नहीं आए हों उनको पूछें और फिर और अधिक साथियों को अपने साथ जोड़ें। तब वह एक गिलास पानी पीकर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से गीतों के संगीत को बाहर निकाल कर बोले, इस तरह कुछ ही वर्षों में हमारा ये संगठन
एक बहुत बड़ा संगठन बन जाएगा, जिसमें मजदूर, किसान, निर्धन, भूमिहीन और सभी तरह के शोषित लोग होंगे। यह वर्ग समाज का 98% है। इतना बड़ा समूह जब हमसे जुड़ जाएगा तब कोई भी शोषणकारी सरकार हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। तब हम वर्तमान शासक वर्ग को हटाकर उसकी जगह पर वास्तविक प्रगतिशील सरकार की स्थापना करेंगे। संगठन की शक्ति के सामने कोई भी सरकार टिक नहीं पाएगी। इस समय बहुत से ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ व्यापारी हैं और प्रगतिशीलता के नाम पर दुकान चला रहे हैं। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि प्रगतिशीलता के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना और प्रगतिशीलता की खाल ओढ़कर शोषक वर्ग की चापलूसी करना। फिर वह थोड़ा सा रुक कर सांस लेकर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से जीवन की वर्षा को बाहर निकाल कर बोले, साथियों, हमें भ्रमित करने वालों से सावधान रहना है। कुछ भ्रमित करने वाले लोग प्रगतिशीलता के विकास के नाम पर प्रगतिशीलता की भावना को ही नष्ट कर रहे हैं। साथियों, ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आप लोग ऐसे संगठन से जुड़ रहे हैं जो वास्तव में प्रगतिशील है। हम भी ये मानते हैं कि प्रगतिशीलता एक विज्ञान है। जिस तरह सभी विज्ञानों का विकास होता रहता है, उसी तरह प्रगतिशीलता का भी विकास होना चाहिए। हम भी प्रगतिशीलता का निरंतर समयानुकूल विकास कर रहे हैं। हम हर 6 महीने में हमारी पार्टी के लोग भारत और विश्व का हर दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं और इस मूल्यांकन को हम एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी करते हैं। इसके अलावा हम प्रति माह हिंदी और अंग्रेजी में पत्रिकाएं भी प्रकाशित करते हैं। इसमें हम भारत और विश्व का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं। इन पत्रिकाओं को पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपकी प्रगतिशील चेतना भी बढ़ेगी। तब पानी पीकर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से प्रेरणा वर्षा को बाहर निकाल कर बोले, हर विधायक, सांसद, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और मंत्री के काम का हर 6 महीने में मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे निकम्मे जनप्रतिनिधियों को 5 साल तक न झेलना पड़े। जो जनप्रतिनिधि ढंग से काम न करें तो उसे 5 साल से पहले ही बदल देना चाहिए। इससे सिर्फ ईमानदार, मेहनती, शरीफ और अच्छे लोग राजनीति में रहेंगे और आलसी, अपराधी, दुष्ट और विलासी लोग राजनीति से बाहर हो जाएंगे। अभी हमारे देश में बहुत अधिक वैज्ञानिकों की ज़रूरत है। अभी हमारे देश में बहुत अधिक इंजीनियरों की ज़रूरत है। अभी हमारे देश में बहुत अधिक डॉक्टरों की ज़रूरत है। अभी हमारे देश में बहुत अधिक अध्यापकों की ज़रूरत है। अभी हमारे देश में बहुत अधिक जजों की ज़रूरत है। इस तरह हम देख सकते हैं कि अभी हमारे देश में विकास की बहुत अधिक ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी समस्या बार डांस के कारोबार ने फैला रखी है। बार डांस की आड़ में भयानक अश्लीलता फैलाई जा रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने बार डांस पर रोक लगाकर बहुत अच्छा काम किया है। बार डांस के कारोबार में लगभग 75,000 बार बालाएँ जुड़ी हुई हैं। बार बालाओं को विकास का लाभ मिलना चाहिए। इस तरह उनकी गरीबी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। गरीबी के कारण ही बार डांस के अश्लील कारोबारों में लड़कियां जाती हैं। फिर वे इधर उधर देखते हुए और प्रश्नवाचक चिन्ह में से करुणा वर्षा को बाहर निकाल कर बोले, इस समय बहुत से ढोंगू धर्मगुरु भक्ति के नाम पर लोगों की प्रतिरोधक शक्ति और प्रगतिशील चेतना को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी धर्मगुरुओं से भी हमें सावधान रहना है। ढोंगी धर्मगुरु आर्थिक समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं। जब तक समाज में आर्थिक समस्याएं हैं तब तक मनुष्य मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? आर्थिक समस्याओं से पीड़ित मनुष्य शांति से कैसे रह सकता है? आर्थिक समस्याएं ही समाज की संपूर्ण समस्याओं की जननी होती हैं। अधिकांश ढोंगी धर्मगुरु आर्थिक समस्याओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से समझौते के कारण हमारे किसान और मजदूर तबाह हो रहे हैं। लेकिन इन ढोंगी धर्मगुरुओं हर वक्त शोषकों से समझौता करते हैं,
ये स्वयं ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं पर अन्य लोगों को सादगी का उपदेश देते हैं। ढोंगी धर्मगुरु शासक वर्ग की शोषणकारी नीतियों का कोई विरोध नहीं करते हैं। जब तक व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होगा तब तक वह मानसिक दृष्टि से भी संपन्न नहीं हो सकता है। तब वह थोड़ा सा रुककर और प्रश्नवाचक चिन्ह में से गंभीरता की वर्षा को बाहर निकाल कर बोले, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम धर्म को नहीं मानते हैं। हम लोग धर्म का सार्थक उपयोग करेंगे। हम लोग धार्मिक सिद्धांतों का इस अर्थ में प्रयोग करेंगे जिससे समाज में जागरूकता और एकता बढ़े, मनुष्य के बीच में प्रेम और सहयोग बढ़े। कोई भी समाज आध्यात्मिक संस्कारों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। ईश्वर को न मानने से ये दुनिया अत्यंत नीरस हो जाती है। ईश्वर का आविष्कार ही मनुष्य ने दुनिया को सुंदर और सुसंस्कृत बनाने के लिए किया है। कला, संगीत और साहित्य के विकास में आध्यात्मिक भावना बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है। हमारे देश में जो नृत्य कला है, जो संगीत है, जो चित्रकला है और जो मूर्ति कला है और जो साहित्य है, उसमें रामायण और महाभारत की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। क्या कोई विचार इन्हें नष्ट कर सकता है? इन कहानियों के अभाव में हमारी समस्त कला निर्जीव हो जाएंगी। अंत में ये मैं बोलना चाहूँगा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो शोषण करते हैं, दूसरे जो शोषित होते हैं, जिनकी प्रतिरोधक शक्ति नष्ट हो चुकी है और वो ज़िंदगी भर शोषित होते रहते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जिन्हें शोषण बर्दाश्त नहीं होता है और वो शोषकों को नष्ट करने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हैं और एक दिन शोषण को नष्ट करके ही दम लेते हैं। कॉमरेड जसमीत ने जैसे ही अपनी बात समाप्त की वैसे ही श्रोताओं ने काफ़ी देर तक तालियां बजाईं। कुछ देर बाद जब तालियां बजनी बंद हो गईं तो सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए और क्रांति की तैयारी करने लगे। इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मेरी ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें और शेयर भी कर दें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत अमर रहे, भारत विकास करता रहे, भारत के लोग अमर रहें। वंदे मातरम।